hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we'll be starting with the chapter number 11, that is about the ethics and terms of audit engagements. And also I'll be starting in this chapter with the part 1, and that will be all about SA 220. The SA 220, which is about the quality control for the audit of financial statements. As you can see on the first page, जैसे कि इसमें आपके दो एसेस कवर है और एक स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल कवर्ड है, दैट इज योर SA 210, SA 220 and then SQC 1. So today we'll be covering with SA 220, which also has some new additions in the language in it. So it's very important to read the language of the study module which is newly added. So let's begin with the video. Alright, if we start with SA 220, as the name says, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे कि हाउ डज द ऑडिटर मेंटेन द क्वालिटी थ्रू आउट द ऑडिट, और इज इट नेसेसरी टू जस्ट मेंटेन द क्वालिटी एट द एंड और एट द बिगिनिंग और ड्यूरिंग द होल ऑफ ऑडिट. So all this we'll be studying in this particular essay, that is your essay number 220. तो अगर आप पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लें तो इंट्रोडक्शन में यही है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको क्या करना है, वो कुछ क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स लगाता है और वो ये क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स को क्यों इंप्लीमेंट करता है, उसके कुछ पीछे ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स को लगाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है फॉर टू ऑब्जेक्टिव्स. उनमें से एक ऑब्जेक्टिव है टू कंप्लाई विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स एंड द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ताकि आप कंप्लाई करो सारे के सारे एसेस से, सारे के सारे लीगल रिक्वायरमेंट से. क्या यहाँ पे सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर को ही सारे एसेस और कंप्लायंसेस करनी है या फिर पूरी टीम को? तो इसका आंसर है कि पूरी जो आपकी एंगेजमेंट टीम है, एवरीवन हैज टू फॉलो, एवरीवन हैज टू कंप्लाई विद द एथिकल एंड द लीगल रिक्वायरमेंट्स. और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है कि हम ये अगर क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स लगा रहे हैं, सो व्हाट इज द नीड बिहाइंड इट. हम क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स को क्यों लगाएंगे? तो हम क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स को लगाते हैं द फर्स्ट रीजन इज कि आप ताकि सारे कंप्लायंस करें, सारे ऐसे सारे लीगल रिक्वायरमेंट से, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करें. दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है रिपोर्ट शुड बी एप्रोप्रिएट. हमारा अल्टीमेट गोल तो रिपोर्ट देना ही है ना एज एन ऑडिटर. तो आपकी जो रिपोर्ट है, जो आप अल्टीमेटली एट द एंड जो आप रिपोर्ट दोगे, वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए. Now, if we read according to the module, it says, as per SA 220, the objective of auditor to implement the quality control procedures at the engagement level that provides an auditor with reasonable assurance. Auditor quality control procedures लगाता है तो उसको reasonable assurance मिलेगी regarding two things. पहली चीज कि क्या आपका जो पूरा ये ऑडिट हुआ है, हैज इट कंप्लाइड विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. और दूसरा उसमें ऑब्जेक्टिव है कि जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू करी गई है वो एप्रोप्रिएट नेचर की होनी चाहिए. अब इसमें हम जो मेन चीज है दैट वी कैन स्टार्ट कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है बेसिकली वो किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जब भी वो ऑडिट कर रहा है, तो वो किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है एज एन एंगेजमेंट पार्टनर, एज एन ऑडिटर. सो इसमें आपके 5 पॉइंट्स हैं, जो 5 पॉइंट्स की अभी अलग अलग डिटेल्स भी वी आर गोना स्टडी. सो पहले हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि व्हाट आर दोस 5 पॉइंट्स अबाउट जिसके लिए एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है. तो नाउ विल बी कवरिंग कि आपका जो पूरा ऑडिट है उसमें एक एंगेजमेंट पार्टनर होता है जो पूरा ऑडिट कंडक्ट करवाता है, तो वो किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से आपकी पहली चीज आती है द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द क्वालिटी ऑन ऑडिट. हम बेसिकली इस स्टैंडर्ड में पढ़ के आ रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से ऑडिट में क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगा के क्वालिटी को मेंटेन करना है इन अ पर्टिकुलर ऑडिट. तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड व्हिच नीड टू बी कंसिडर्ड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर. तो उसमें सबसे पहली चीज आती है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट. अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हो ऑडिट में, सो यस यू शुड कंसिडर द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. मतलब लीडर का होना भी बहुत जरूरी है अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हो. सो वट एवर दीज 5 पॉइंट्स विल बी, दे विल बी ऑल अबाउट एंडिंग अप टू मेंटेन द क्वालिटी ऑन ऑडिट, राइट. फिर आपका सेकेंड पॉइंट आता है द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को आपको कंप्लाई करना है, मतलब रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स जिसको आप कंप्लाई करोगे. नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. जो एक एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये चेक करना होगा कि क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर कॉन्टिन्यू करना चाहिए विद द क्लाइंट और नो. जो हमारा प्रीवियस क्लाइंट चलता आ रहा है, शुड वी एक्सेप्ट और शुड वी कंटिन्यू विद द सेम और नो. नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. एज एन एंगेजमेंट पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो आपकी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है, जो आपकी ऑडिट टीम है, दैट शुड बी एप्रोप्रिएट. अच्छे कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए, कैपेबल पर्सन होने चाहिए.
नेक्स्ट आता है फॉर द ओवरऑल एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली क्या आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर है वोंट ही बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस टू बी डन. सो यस, एंड द लास्ट स्टेप वी हैव इज मॉनिटरिंग. एक्चुअली देयर वर 6 स्टेप्स एंड द लास्ट 6th स्टेप इज मॉनिटरिंग. आफ्टर ऑल ये सब जो भी हम कुछ परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लीडरशिप की क्वालिटीज के लिए आप लीडरशिप दिखाओगे, आप एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर रहे हो, आप असाइनमेंट कर रहे हो ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, तो इन सब चीजों के ऊपर मॉनिटर कौन कर रहा है. तो इन सब चीजों को पॉसिबल होने के लिए वी नीड अ मॉनिटरिंग, मतलब उसके ऊपर कोई चेक और कंट्रोल रखना जरूरी है. देन ओनली द अबव 5 थिंग्स विल बी पॉसिबल. सो द 6th थिंग इज अबाउट मॉनिटरिंग ऑल द अबव फंक्शंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी ये 5 पॉइंट्स आते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका एंगेजमेंट पार्टनर है वो किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो जिसमें हमारी फर्स्ट चीज होती है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा कि आपको रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, तीसरा एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, फोर्थ असाइनमेंट ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स जो कि काफी एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट होने चाहिए. उसके बाद फॉर द ओवरऑल एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है. तो आपका 5th पॉइंट होता है कि ओवरऑल एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड द लास्ट स्टेप इज ऑब्वियसली मॉनिटरिंग, कि अगर हम सारी चीजों को चेक ऑन ही नहीं करेंगे देन व्हाट्स द पर्पस लेफ्ट, राइट. तो ये हमारी 5 चीजें थी एंड ऑल दीज 5 थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड इन डिटेल इन द मॉड्यूल. So now let's start with the first one, that is your leadership responsibility. And this leadership responsibility is an important criteria to be asked as a specific question. जैसे कि पूछा जा सकता है कि leadership responsibilities में क्या क्या चीजें included होती हैं, what things you have to keep in mind if you are going to avail the leadership responsibilities, right? So सबसे पहले इसमें लिखा है engagement partner should take responsibility for the overall क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. की जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन करे पूरे ऑडिट एंगेजमेंट की. बट उसमें भी इफ वी आर पर्टिकुलरली राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप, तो लीडरशिप में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सो एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर शुड एम्फसाइज ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स टू एंश्योर ऑडिट क्वालिटी. अगर एक एंगेजमेंट पार्टनर को ऑडिट क्वालिटी को एंश्योर करना है तो कौन सी चीजों के ऊपर उसको एम्फसाइज करना चाहिए एज एन एंगेजमेंट पार्टनर. तो एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा परफॉर्मिंग द वर्क दैट कंप्लाइज विद एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. अगर हम लीडरशिप की बात करें कि अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए तो उसमें आप इन चीजों पे एम्फसाइज करोगे, जिसमें पहली चीज है परफॉर्मिंग द वर्क. आपको काम ऐसे करना है दैट कंप्लाइज, कि आपका जो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है, और जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स, इन सबके साथ कंप्लाई करना. ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज है जिसके ऊपर एम्फेसिस डालना होता है एक एंगेजमेंट पार्टनर को ड्यूरिंग द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नेक्स्ट आता है इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट दैट इज एप्रोप्रिएट. वही, ये तो इसमें ऑब्जेक्टिव वाले ही पॉइंट्स आ गए अभी तक, तो कि आपको एक तो एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने हैं एज एन एंगेजमेंट पार्टनर व्हेन यू आर अवेलिंग द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा कि आपको ऐसी ऑडिट रिपोर्ट बनानी है जो कि एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, राइट. नेक्स्ट आता है कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स. अब हर फर्म के अपने अलग तरीके के क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हो सकते हैं. तो एक लीडर की यही जिम्मेदारी है कि उसको इंश्योर करना चाहिए कि क्या कंप्लायंस हो रहा है विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और नॉट, इसको देखने के लिए, राइट. नेक्स्ट आता है एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल्स. मतलब जो आपकी पूरी एंगेजमेंट टीम है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, तो उस एंगेजमेंट टीम के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो कंसर्न्स रेज कर सके विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल. किसी भी बिना फियर के वो अपने कंसर्न्स, उनको जो भी कुछ चीज लगती है कि ये बोलने वाली है, तो दे शुड स्पीक अप फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, वट एवर द थिंग, राइट. तो ये आपकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये 5 चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं बेसिकली जो आपको जिसपे एम्फेसिस करना चाहिए कि एंगेजमेंट पार्टनर को, ताकि अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल हो पाए. तो ये था हमारा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज का. नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. सो इफ वी टॉक अबाउट द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, तो इसमें जैसे कि द नेम इज सजेस्टिंग द एथिकल रिक्वायरमेंट्स, तो इसका मतलब है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको ऐसा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है कि जो आपकी सारी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है वो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रही है या नहीं, मतलब इस चीज से कंप्लाई करना चाहिए पूरी की पूरी एंगेजमेंट टीम को. सो इसमें लिखा है कि एंगेजमेंट पार्टनर शुड इंश्योर दैट ऑल द टीम मेंबर्स कंप्लाइज विद एप्लीकेबल इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पे आपके एथिकल
एथिकल रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ एथिकल रिक्वायरमेंट्स ही नहीं, इंडिपेंडेंस भी होगा, राइट। तो आप बोलोगे कि एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना चाहिए दैट ऑल द टीम मेंबर्स कंप्लाई कर रहे हैं विद द एप्लीकेबल इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स एज वेल इन केस ऑफ एनी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। अब अगर कुछ भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आता है तो उस केस में एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? उस केस में एंगेजमेंट पार्टनर अब सेफगार्ड्स अप्लाई करेगा ताकि जो आपके थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है वो एक मिनिमम लेवल तक रिड्यूस हो पाए, राइट, या फिर एलिमिनेट हो पाए, या फिर आप उन थ्रेट्स को रिड्यूस करने का ट्राई करोगे। कैसे ट्राई करोगे? बाय अप्लाइंग द सेफगार्ड्स। तो ये इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में अगर थ्रेट्स आते हैं, पहली चीज तो आपको एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। बट फिर भी अगर कुछ थ्रेट्स आ जाते हैं इंडिपेंडेंस के, तो आपको उसको हटाने के लिए सेफगार्ड्स लगाने हैं, जिससे कि आपकी जो इंडिपेंडेंसी थ्रेट्स हैं वो रिड्यूस हो पाए या फिर एलिमिनेट हो पाए। इन केस ऑफ द एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, एंगेजमेंट पार्टनर में कंसिडर विड्रॉल। अगर कुछ ज्यादा एक्सट्रीम सर्कमस्टांस हो जाता है तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या कर सकता है? एंगेजमेंट पार्टनर कैन ऑल्सो विड्रॉ from that particular engagement. All right, so the next point is about acceptance and continuance of the client relationship. अब जो आपका क्लाइंट प्रीवियस ईयर्स से चलता हुआ आ रहा है, क्या आपको उसके आगे की न्यू एंगेजमेंट्स को भी एक्सेप्ट करना है, और क्या यू हैव टू कंटिन्यू विद द क्लाइंट्स रिलेशनशिप और नॉट? सो इट इज अबाउट दैट, लाइक यहाँ पे वो एनालिसिस होगा, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं A&C एनालिसिस, मतलब एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस एनालिसिस। तो यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मतलब है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एक्सेप्टेंस मतलब आप एक नया ऑडिट एंगेजमेंट लेने से पहले सोचोगे क्या क्या चीजें सोचोगे, क्या आपको चीजें माइंड में रखनी है, डैट। एंड कॉन्टिन्यूएंस का मतलब है रिकरिंग ऑडिट। क्या जो आपने पिछला ऑडिट जो आपका पिछले क्लाइंट के साथ चल रहा था, क्या फिर से आप इस साल या अगले पीरियड में भी क्या उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हो? और यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मतलब है एक नया कोई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट हियर। इसमें लिखा है एंगेजमेंट पार्टनर शुड परफॉर्म acceptance and continuous analysis, which I've just told, A&C analysis, to obtain information which will be necessary to decide whether to accept the initial audit engagement or to continue an existing engagement with the client. तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन डिसाइडिंग कि आपको कंटिन्यू और एक्सेप्ट करना चाहिए क्लाइंट रिलेशनशिप या फिर नहीं। इसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला पॉइंट आता है इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स और द टॉप लेवल मैनेजर्स। अगर आप कुछ भी एक नया चीज को एक्सेप्ट करने जा रहे हो, इफ यू गोइंग टू एक्सेप्ट अ न्यू एंगेजमेंट, तो अभी जो मैं आपको 3 पॉइंट्स बोलूंगी दैट विल बी अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, कि अब आप एक इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने जा रहे हो तो 3 थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स और द टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपको देखना है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या फिर जो आपके प्रिंसिपल ओनर्स है उनके अंदर कितनी इंटीग्रिटी है, कितनी ऑनेस्टी है। बिकॉज देयर विल बी नो ऑनेस्टी इन द टीम, इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन व्हाट वी कैन कंसिडर ऑफ द फर्म, what we can consider of the other persons of the top level managers are not honest, if they're not following integrity. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं integrity of the top level managers. नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस में ही कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो इसमें आप चेक करते हो कि क्या जिन एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को आप सिलेक्ट करोगे या फिर जो आप एक्सेप्ट करने जा रहे हो ऑडिट एंगेजमेंट, तो जो भी आपकी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं क्या वो इतने कैपेबल, क्या इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो अच्छे से टाइम और रिसोर्स को मैनेज कर पाए। तो ये वाली चीज आपकी एक्सेप्टेंस में आती है, राइट। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस बाय एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। क्या आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर्स विल बी कंप्लाइंग विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, राइट। अब इसमें एक पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूएंस के बारे में, ऑफ द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। तो इसमें आप देखते हो कि जो सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ईयर ऑडिट एंगेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशंस, आप चेक करोगे कि हमने इसी वाले क्लाइंट के साथ जो पिछले सालों में या मे बी करंट ईयर में भी जो काम किया है, तो उस पूरे ऑडिट एंगेजमेंट से आपका क्या कंक्लूजन निकला, आपकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, या अगर आपको कुछ गड़बड़ लगी तो यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट और नॉट। और हमने एक्सेप्टेंस में क्या पढ़ा कि अगर हम एक नया ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो हम एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, मतलब उधर से मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी देखेंगे, दूसरा हम अपना भी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देखेंगे कि जो हमारी एंगेजमेंट टीम है, जो हमारी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं, क्या वो इतने कॉम्पिटेंट है कि हम एक नया ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लें। सो यू हैव टू थिंक ऑफ द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड योरसेल्फ पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि जो आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं आर दे कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल इनफ टू एक्सेप्ट द न्यू ऑडिट एंगेजमेंट, राइट। और क्या
आपकी जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस सब कुछ बराबर का है कि नहीं है। तो हमें मैनेजमेंट और अपना खुद का एंगेजमेंट टीम मेंबर सबका भी दोनों चीजें देख के चलनी है एक्सेप्टेंस में। और कॉन्टिन्यूएंस में आप देखोगे कि सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी अराइज हुए ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ईयर ऑडिट एंगेजमेंट और उनकी इम्प्लीकेशन। Alright, so the next point we have is assignment of engagement team. इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंगेजमेंट पार्टनर की टू एंश्योर competent and capable team members are assigned the audit engagement so that overall आपका जो audit engagement है वो perform हो सके in accordance with the professional standards and legal and regulatory requirement. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो आपकी एंगेजमेंट टीम आप बनाओगे, जो भी आप पर्सन्स को सिलेक्ट करोगे वो इतने कॉम्पिटेंट और कैपेबल इनफ होने चाहिए कि आपका जो ओवरऑल ऑडिट परफॉर्मेंस है वो बढ़िया हो सके, एडिक्वेट हो सके और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए अच्छे से जो है आपका ऑडिट परफॉर्मेंस होना चाहिए. सो दिस वाज ओनली दिस मच अबाउट द फोर्थ पॉइंट, दैट इज असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट. Fifth point is very important, market as important, and a specific question as well because it includes 5 big points. So this is the point number 5, that is engagement performance के बारे में बात करेंगे, and the last point will be your monitoring, जो हम इसके बाद बात करेंगे. So let's move on to the engagement performance. जिसमें पहला पॉइंट आता है कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्स. हम अभी किस बारे में बात करें, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की. जो आपका ओवरऑल ऑडिट किया जाएगा, जो आपका पूरा ओवरऑल ऑडिट एंगेजमेंट कंडक्ट किया जाएगा, वो परफॉर्म कैसा होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बेटर और बेस्ट होनी चाहिए. तो उसमें आपका पहला पॉइंट आता है एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड रिव्यूइंग सो दैट ऑडिट एंगेजमेंट इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. तो ये किसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एंगेजमेंट पार्टनर को डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, रिव्यू करना है पूरे के पूरे ऑडिट को, सो दैट जो आपकी ओवरऑल ऑडिट परफॉर्मेंस आने वाली है वो परफॉर्म होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी. मतलब सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए पूरा कंप्लायंस के साथ आपका ऑडिट परफॉर्म होना चाहिए. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं अबाउट हमारा मेन पॉइंट क्या है, ऑडिट परफॉर्मेंस के बारे में. तो इसमें आपको यही बोलना है कि जो आपका एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो अच्छे से डायरेक्ट करे चीज, एंगेजमेंट टीम को अपनी सुपरवाइज करे, रिव्यू करे, सो दैट द ऑडिट एंगेजमेंट जो है आपका वो परफॉर्म हो सके इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. तो ये था फर्स्ट पॉइंट. बिल्कुल नॉर्मल था कि आपको अच्छे से परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू तो करना ही पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट आता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर टू रिव्यू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड. ऑडिट रिपोर्ट के इशू होने से पहले आपको एक बार ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना जरूरी है. एज एन एंगेजमेंट पार्टनर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो क्या बोलना है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर टू रिव्यू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड. नेक्स्ट आता है, मतलब इसी में द पॉइंट इज एंगेजमेंट पार्टनर शुड एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस व्हिच हैज बीन ऑब्टेन्ड टू सपोर्ट द कंक्लूजंस रीच्ड. तो ये एंगेजमेंट पार्टनर को एंश्योर करना है कि आपके पास एक सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए टू सपोर्ट द कंक्लूजंस व्हिच यू हैव रीच्ड एंड द ओपिनियन इशूड इन द ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट आता है एंगेजमेंट पार्टनर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट और कॉन्टेंशियस मैटर्स. यहाँ पे कॉन्टेंशियस मैटर्स का मतलब होता है जो आपके आर्ग्यूमेंटेटिव मैटर्स होते हैं, जिसमें आर्ग्यूमेंट पॉसिबल है. तो एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कुछ भी ऐसे कॉन्टेंशियस मैटर्स है, कुछ डिफिकल्ट मैटर्स है, तो आपको एक दूसरे बंदे की राय लेनी चाहिए. मतलब आपको एक एक्सपर्ट से सलाह करनी चाहिए इस बारे में, अगर कुछ भी ऐसा मैटर है जो कि थोड़ा जिसमें कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है या फिर जो थोड़ा आपका डिफिकल्ट और कॉन्टेंशियस मैटर है उस बारे में. सो एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग appropriate consultation on difficult or contentious matters. For example, वो कंसिडर कर सकता है ऑडिटर एक्सपर्ट इन केस ऑफ एनी पेंडिंग लिटिगेशंस. तो आप किसी एक्सपर्ट से इस बारे में एडवाइस ले सकते हैं. दैट्स व्हाट द थर्ड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट. तो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है अबाउट इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनीज और सर्टेन अदर एंगेजमेंट्स फॉर विच द फर्म में डिटरमाइन दैट अ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड. अब जो हम बाकी के लास्ट के जैसे मैंने आपको बोला था 5 पॉइंट्स इन द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस
itself, right? तो इसमें आप क्या बोलोगे, जो आपका फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, कि जो आप क्वालिटी कंट्रोल्स कर रहे हो उसको भी तो रिव्यू, उसका भी तो रिव्यू होना चाहिए देखने के लिए दैट व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। सो ये लेकिन जो आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के केस में होता है। मार्केट एज अ ट्रू फॉल्स और एन एमसीक्यू क्वेश्चन दैट इट इज ओनली फॉर अ लिस्टेड कंपनी, राइट? तो इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनीज और सर्टेन अदर एंगेजमेंट्स फॉर द फर्म में डिटरमाइन अ क्वालिटी कंट्रोल की जो आपकी लिस्टेड कंपनीज है वहां पे आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड। देन फॉर सच एंगेजमेंट्स एंगेजमेंट पार्टनर को क्या चीजें कंसिडर करनी है, तो जब भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा तो एंगेजमेंट पार्टनर को कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें से सबसे पहली चीज है डिटरमाइन की क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट होना चाहिए। तो लिस्टेड कंपनीज के केस में जब भी आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा सो उसको आप उसमें जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है या नहीं हुआ है। एंगेजमेंट पार्टनर डिस्कस करेगा सारे के सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स, मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो भी आपने ऑडिट के दौरान आइडेंटिफाई करे होंगे विद द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, क्योंकि अब आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को आपने अपॉइंट किया है फॉर द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है उनको डिस्कस करो, उनको बताओ विद द टू द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, राइट? फिर जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है उसको डेट पुट नहीं करनी है ऑडिट रिपोर्ट पे अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट। जब तक आपका ये एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता एंगेजमेंट पार्टनर शुड नॉट पुट अ डेट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है? अब हमारा लास्ट फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में ही। द फिफ्थ पॉइंट इज कि अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर और एंगेजमेंट पार्टनर अब दोनों लोग हैं, तो जो आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है वो भी पूरा क्वालिटी पे ही मतलब फोकस कर रहा है और इधर एंगेजमेंट पार्टनर उसकी भी यहाँ पे यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट दी एंड तो उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स वगैरह लगाने सो दैट द क्वालिटी कैन बी ऑब्टेन्ड इन द ऑडिट। तो अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है बिटवीन द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एंड द एंगेजमेंट पार्टनर तो क्या होगा, then they should follow the firm's policies and procedures to resolve such differences of opinion. आप उन differences of opinion को leave on नहीं कर सकते, you need to resolve those differences of opinion by following the firm's policies and procedures. तो ये हमारा engagement performance तक का फिफ्थ पॉइंट हो गया। जो हमारा लास्ट पॉइंट बचता है that is your monitoring, कि अभी तक हमने ये जितने भी 5 पॉइंट्स देखे इनको मॉनिटर करना भी जरूरी है सो दैट आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाए जो भी हमने फंक्शंस करे हैं उसका। So now let's talk about the monitoring, that is the last one. तो एंगेजमेंट पार्टनर को इवैल्यूएट करना चाहिए क्या एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग प्रोसेस डिजाइन किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसए 220। ऑब्जेक्टिव क्या एसए 220 का, कि आपको एक रिपोर्ट करनी है जो कि एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। दूसरा, जो भी आप ऑडिट कर रहे हो यू शुड डू इट इन compliance with the ethical requirements and your legal and regulatory requirements as well। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है। तो मॉनिटरिंग में यही लिखा है कि एंगेजमेंट पार्टनर को इवैल्यूएट करना चाहिए कि जो आपका इफेक्टिव सिस्टम है क्वालिटी कंट्रोल का इंक्लूडिंग द मॉनिटरिंग प्रोसेस, तो ये डिजाइन होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 220, राइट? तो हमारी 3 चीजें हैं। सबसे पहले आप डिजाइन करते हो, फिर आप उसको इंप्लीमेंट करते हो एंड एट लास्ट आप उसको मॉनिटर करते हो। तो व्हेनेवर वी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक व्हाट एन एंगेजमेंट पार्टनर विल डू, ही विल फर्स्ट डिजाइन, देन ही विल इंप्लीमेंट एंड आफ्टर दैट ही विल बी मॉनिटरिंग दोस थिंग्स। सो इसमें हमारा पॉइंट आता है कि एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग मैटर्स रिगार्डिंग ईच ऑडिट एंगेजमेंट। हर एक ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड ऑडिटर जो आपका एंगेजमेंट पार्टनर है तो उसको कौन कौन से मैटर्स ध्यान में रखने हैं, उसको क्या क्या मैटर्स को डॉक्यूमेंट करना है एक्चुअली। तो वो डॉक्यूमेंट करेगा इश्यूज आइडेंटिफाइड रिगार्डिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अगर कुछ भी इशू आता है रिगार्डिंग द कंप्लायंस की, क्या कंप्लायंस हो रहा है एथिकल रिक्वायरमेंट्स का या नहीं हो रहा है, तो उस चीज को आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट, कंक्लूजन्स रीच रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस एनालिसिस। जो भी हमने एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूअस एनालिसिस लगाया, फिर आफ्टर ऑल उसका हमारे पास जो भी कंक्लूजन निकलता है तो उस कंक्लूजन को भी आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। बिकॉज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो हम ऐसे 230 में पढ़ते हैं कि आपको सारी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, कंक्लूजन्स, एविडेंसेस, ये 3 चीजें होती हैं ऑन अ ब्रॉडर लेवल जो आपको डॉक्यूमेंट करनी होती है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन्स ही तो बोल रहे हैं कि जो आपके जो भी आप कंक्लूजन्स पे पहुंचे रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस एनालिसिस, उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज पर एसए 230। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आपको डॉक्यूमेंट करना है, द नेचर, स्कोप एंड कंक्लूजन्स ड्रॉन
बाय अंडरटेकिंग द कंसल्टेशन, दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, जो आपने एक्सपर्ट का काम यूज किया था ड्यूरिंग द ऑडिट, जो आपने कंसल्टेशन लिया है, तो उस कंसल्टेशन से ड्रॉन आपने जो भी कुछ कंक्लूजन्स करे हैं उसको भी हमें डॉक्यूमेंट करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इश्यूज रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। अगर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आते हैं, अगर मान लो कोई थ्रेट आ गया या ऑडिटर को विड्रॉ करना पड़ा फ्रॉम द एंगेजमेंट, बिकॉज अगर वो आपका थ्रेट टू इंडिपेंडेंस रिड्यूस नहीं हो पा रहा है टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, तो फिर ऑडिटर को वहां से विड्रॉ भी करना पड़ सकता है। तो ये कुछ इश्यूज अराइज हो सकते हैं जिसको यू नीड टू डॉक्यूमेंट। तो यही मॉनिटरिंग में आएगा, क्योंकि अगर आप उस चीज को डॉक्यूमेंट करोगे देन यू कैन थिंक ऑफ इट एंड देन यू कैन टेक मोर फर्दर प्रोसीजर्स टू मेक इट करेक्ट।